हेलो एवरीवन, नमस्कार। मैं सरोज कुमार बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल जैक रैंकर्स पे। प्यारे साथियों, आज के इस वीडियो में हम क्लास 10th एग्जाम 2025 के लिए एसएसटी के क्वेश्चन को देखने वाले हैं। यानी कि इस वीडियो में हम सोशल साइंस के क्वेश्चन को देखने वाले हैं, सामाजिक विज्ञान, जिसमें हम 2022 में पूछे गए सभी प्रश्नों को करेंगे। याद रखिए प्यारे बच्चों, जितना ज्यादा क्वेश्चन करना इंपॉर्टेंट है उससे कई ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप प्रीवियस ईयर को देखें। हम यहाँ पे आपको 2022 का प्रीवियस ईयर कराएंगे, 2023 का, 2024 तक का प्रीवियस ईयर कराएंगे जो झारखंड बोर्ड पूछी है। और मैं इस बात से आपको विश्वास दिलाता हूं कि जो अगर आप प्रीवियस ईयर कर लेते हैं तो यहाँ से आपके बोर्ड परीक्षा में बहुत सारे सवाल देखने को मिलेंगे। हालांकि 2022 की जो परीक्षा हुई इसमें 40 ऑब्जेक्टिव प्रश्न पूछे गए, तो बाद बाकी जो 2023 में भी हुए उसमें 40, लेकिन 2024 की परीक्षा में 30 ऑब्जेक्टिव पूछे गए। तो 40 40 80 और 30 110 प्रश्न हम लोग देखेंगे। इस वीडियो में सिर्फ हम लोग 40 2022 के क्वेश्चन को देखेंगे। आने वाले वीडियो में हम लोग 2023 और फिर 2024 के प्रश्न को देखेंगे। इससे पहले हमने कई और भी वीडियोस डाल रखे हैं अलग अलग सब्जेक्ट के। अगर आप उसको नहीं देखे हैं तो आप यूट्यूब पे जाके उनको चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए अभी हम लोग देखते हैं पहले इंपॉर्टेंट प्रश्न को। सबसे पहले प्यारे बच्चों, मैं एक चीज आपको बता दूं कि जितने भी प्रश्न करा रहे हैं उनको आप ईमानदारी से जरूर कर लीजिएगा। और अगर बहुत ज्यादा आप मतलब सिंसियर है पढ़ने को लेकर तो उनको नोट डाउन भी कर लीजिएगा। ठीक है, आइए देखते हैं। पहला प्रश्न है, फ्रांस में विद्रोह कब हुआ? प्यारे बच्चों, फ्रांस का जो विद्रोह हुआ था वो पहला विद्रोह कब हुआ था? तो जुलाई 1830 में हुआ था। ये ऑप्शन सही हो जाएगा, पहला ऑप्शन। ठीक है, दूसरा प्रश्न है हमारे यहाँ कि निम्न में से किसका विश्वास था कि ईश्वर की मर्जी के अनुसार राष्ट्र ही मनुष्यों की प्राकृतिक इकाई थी? तो ये किसका विश्वास था कि ईश्वर की जो मर्जी के अनुसार था, राष्ट्र ही मनुष्यों की क्या है, प्राकृतिक इकाई है? तो ये कथन किसने कहा था? तो ये ज्यूसेppe मैत्सनी ने कहा था। ठीक है, ज्यूसेppe मैत्सनी ने। ये ऑप्शन नंबर 3 इनका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल अगर हम लोग देखें तो बोला गया है, निम्न में से कौन सी घटना पूरे यूरोप के शिक्षित अभिजात वर्ग में राष्ट्रीय भावनाओं का संचार किया? तो ये जो कथन कहा गया था, या कौन सी घटना था जिसने यूरोप के शिक्षित अभिजात वर्ग में राष्ट्रीय भावना का संचार किया था? तो राष्ट्रीय भावना का जो संचार किया था, जो यूनान का जो स्वतंत्रता संग्राम हुआ था, ग्रीक फ्रीडम स्ट्रगल जो हुआ था, उसके द्वारा हुआ था। ऑप्शन नंबर 2 इनका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है, 1848 में यूरोपीय देशों के किसान मजदूर किस कारणों से विद्रोह कर रहे थे? तो कौन सा ऐसा कारण था जिनके कारण 1848 के दशक में या 1848 में जो है यूरोप देश के किसान मजदूर जो है विद्रोह करते? तो उनका कारण था वहां पे बहुत ज्यादा गरीबी हुआ था। गरीबी प्यारे बच्चों होगा तो बेरोजगारी भी होगा, और बेरोजगारी अगर होगा तो भुखमरी भी होगा। यानी कि तीनों कारण सही थे, इसलिए ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, 4 इनमें से सभी। अगर किसी भी देश में गरीबी होती है तो गरीबी किस कारण से होती है? बेरोजगारी से। बेरोजगारी ही तो गरीबी को जन्म देती है, और अगर गरीबी हुई तो भुखमरी भी तो होगी। तो इसलिए इनका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4 इनमें से सभी। अगला प्रश्न देखें तो यहाँ पे लिखा गया, निम्न में से किसने अपने उद्देश्यों के प्रसार के लिए यंग इटली नामक एक गुप्त संगठन बनाया? तो यंग इटली नामक संस्था जो बनाया, एक गुप्त में जो बनाया, वो ज्यूसेppe मैत्सनी ने बनाया था। कभी कभी मेजनी भी लिखा रहेगा, तो ये आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 ज्यूसेppe मैत्सनी। अगला है, प्रथम विश्व युद्ध में रक्षा व्यय में भारी इजाफा होने के कारण खर्चे की भरपाई के लिए निम्न में से क्या क्या किया गया? तो प्यारे साथियों, जब प्रथम विश्व युद्ध हुआ था उस टाइम रक्षा व्यय में बहुत ज्यादा इजाफा हुआ, यानी कि बढ़ोतरी हुआ। तो उस खर्चे की मेंटेनेंस के लिए क्या किया गया? तो युद्ध के नाम पे कर्जे लिए गए, कि हमारे यहाँ युद्ध हो रहा है तो उसके नाम पे कर्जे लिए गए ताकि युद्ध में हम लोग जीत जाए। दूसरा लिया गया, जो कर है, जो टैक्सेस लगाए जाते हैं उनपे क्या की गई, वृद्धि की गई, ताकि जो है उनका भरपाई किया जा सके। सीमा शुल्क बढ़ा दिया गया, यानी कि एक राज्य से दूसरे राज्य जाने पर जो है टैक्स लगता था उनको भी बढ़ा दिया गया। तो इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा इनमें से सभी। ये सभी प्रश्न बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और अगर आपको मैं बताऊं तो एसएसटी एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें बहुत सारे स्टूडेंट मात खाते हैं। मात खाते कहने का मतलब है बहुत जानते हुए भी नहीं कर पाते, क्योंकि ये सब क्वेश्चन को वो करके नहीं जाते हैं और ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। अगला है, अहिंसा का धर्म सभी भारतीयों को एकता के सूत्र में बांध सकता है, यह विश्वास किनका था? तो अहिंसा के बारे में जो भी चीजें कही गई है वो महात्मा गांधी जी के द्वारा कहा गया। तो ऑप्शन नंबर 1 इनका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, महात्मा गांधी जी के द्वारा। अगला अगर प्रश्न देखें तो बोला गया, जालियांवाला बाग हत्याकांड जो हुआ था वो कब हुआ था? कमेंट सेक्शन में आपको बतानी है। तो यहाँ पे लिखा है, जालियांवाला बाग मैदान में
अमृतसर के गांव वाले लोग किस मेले में शिरकत के लिए जमा हुए थे? तो अमृतसर में किस मेले में तो जी, तो बैसाखी का मेला था, बैसाखी का मेला था जो वहां पे शिरकत के लिए जमा हुए थे। आपको नीचे जो कमेंट होगा उसमें आपको कमेंट करना है वीडियो खत्म होने के बाद पुनः कि कब से जो है ये हुआ था, कब हुआ था जालियांवाला बाग हत्याकांड, तो उनको लिख के आपको कमेंट करना है। अगला प्रश्न हम लोग देखें तो बोल रखा है महात्मा गांधी द्वारा इरविन को लिखे खत में सबसे महत्वपूर्ण मांग किस वस्तु पर लगाए गए कर को खत्म करने का था? तो आपको पता है महात्मा गांधी ने इरविन को एक पत्र लिखा था जिसमें उन्होंने नमक पे लगे कर को क्या किया था, खत्म करने की बात कही थी कि नमक पे जो है कर नहीं लगाया जाए। अगला क्वेश्चन है प्यारे साथियों, हिंद स्वराज नामक पुस्तक किसने लिखी थी? बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार भी पूछा गया है कि हिंद स्वराज नामक जो पुस्तक है वो किसने लिखी थी? तो ये भी किसने लिखी थी जी? महात्मा गांधी ने लिखी थी हिंद स्वराज नामक पुस्तक को। अगला प्रश्न अगर हम लोग देखें तो यहाँ पे अगला नंबर जो प्रश्न है हमारे बीच वो कुछ इस प्रकार से दे रखा है कि जर्मनी के एकीकरण का श्रेय किसे दिया जाता है? जर्मनी को जो एक किया गया था उसका श्रेय किसको जाता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ओटो वन बिस्मार्क। ठीक है, बिस्मार्क को जाता है जर्मनी के एकीकरण का श्रेय। अगला प्रश्न हम लोग देखें, चौरी चौरा कांड जो हुआ था वो कब हुआ था? तो चौरी चौरा कांड जो हुआ था प्यारे साथियों 1922 के 10 ईस्वी में हुआ था। 1922 में 1922 में जो है चौरी चौरा का कांड हो गया था। अगला प्रश्न है, पवन द्वारा मैदान अथवा ढालू क्षेत्र से मृदा को उड़ा ले जाने की प्रक्रिया क्या कहते हैं? देखिए पवन यानी कि हवा द्वारा जब मैदान का अथवा ढालू क्षेत्र का जो मृदा है, जो मिट्टी है, उनको उड़ा ले जाना क्या कहलाता है? तो उसे हम लोग कहते हैं प्यारे साथियों मृदा अपरदन। ऑप्शन नंबर 3 इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा मृदा अपरदन। अगला प्रश्न है, उत्पत्ति के आधार पर संसाधनों को दो भागों में विभाजित किया गया। यू नो दैट की उत्पत्ति के अनुसार दो भागों में बांटा गया, एक तो जैव और एक अजैव बांटा गया। जैव और अजैव दो भागों में बांटा गया। आपको कमेंट में बताना कि नवीकरणीय और अनवीकरणीय को किसके आधार पर बांटा गया? नवीकरणीय और अनवीकरणीय को किसके आधार पर बांटा गया? ठीक है। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस मृदा को रेगून मृदा कहा जाता है? रेगून लिख दिया, रेगून मृदा कहते हैं। तो रेगून मृदा जो प्यारे बच्चों वो ब्लैक जो सॉइल होता है उनको हम लोग रेगून मृदा कहते हैं। काली मिट्टी, काली मिट्टी कहाँ पे पाई जाती है प्यारे बच्चों? झारखंड में पाई जाती है काली मिट्टी, जिसको हम लोग ब्लैक सॉइल कहते हैं, रेगून मिट्टी। अगला 16वां नंबर प्रश्न आपके सामने दे रखा है कि जून 1992 में ब्राजील में एक सम्मेलन हुआ था जिसको प्रथम पृथ्वी सम्मेलन के नाम से भी जाना जाता है या प्रथम राष्ट्रीय सम्मेलन के नाम से जाना जाता है। वो ब्राजील के किस शहर में हुआ था? तो रियो डी जेनेरियो नाम का एक शहर था, उसमें हुआ था। कभी कभी क्वेश्चन ऐसा भी पूछ लिया जाता है कि प्रथम अंतरराष्ट्रीय पृथ्वी सम्मेलन कब हुआ था? तो ध्यान रहे ये जो सम्मेलन हुआ था जून 1992 में हुआ था, जून 1992 में हुआ था। और कहाँ पे? तो ब्राजील के एक शहर है रियो डी जेनेरियो में, वहां पे आयोजित हुआ था। 17वें नंबर प्रश्न पे चलते हैं, निम्न में से भारत के किन राज्यों में खनिज और कोयले के प्रचुर मात्रा? देखिए कोयला और खनिज का जो प्रचुर मात्रा सबसे पहले तो झारखंड है। तो जिस ऑप्शन में झारखंड है वो तो सही है जी, बिल्कुल। झारखंड में देखिए, गोवा में ऐसा कुछ नहीं है तो ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। गोवा में नहीं है, राजस्थान में भी नहीं पाया जाता है और ना ही उत्तर प्रदेश आंध्र प्रदेश में पाया जाता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 17वें नंबर प्रश्न का, कि झारखंड, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में जो है कोयला और अन्य खनिजों का क्या है? प्रचुर भंडार है। अगला, भारत में भूमि का कितना प्रतिशत भाग भूभाग जो है भू क्षेत्र में है, यानी कि जमीन जो है क्षेत्र में प्लेन में है। तो प्लेन में जो प्यारे साथी वो कितना परसेंट है? तो 43% इसका सही जवाब हो जाएगा, यानी कि मैदान के रूप में कितना? 43% जमीन है। अगला प्रश्न अगर देखें तो लिखा गया है, देश के क्षेत्रफल का लगभग 27% हिस्सा खनिजों, जीवाश्म ईंधन और वनों के अपार संचय के रूप में किस क्षेत्र में उपयोग किए जाते हैं? तो जो 27% हिस्सा है वो पठारी क्षेत्र में, किस क्षेत्र में? पठारी क्षेत्र में उपयोग किया जाता है। ठीक है, उसमें वन लगे हुए हैं, जीवाश्म है, वनों का संचय है, तो वो पठारी क्षेत्र हो जाएगा। याद रखिएगा 43% मेरे दोस्त, 43% जो है मैदानी क्षेत्र में है और 27% जो है वो पठारी क्षेत्र में, पठार जिसको बोलते हैं। ठीक है, अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है, पंजाब में भूमि निम्नीकरण यानी कि भूमि का डिग्रेडेशन होना किस कारण है? इसका क्या प्रमुख कारण है? तो पंजाब में जो ज्यादा से ज्यादा भूमि का जो डिग्रेडेशन हो रहा है उसका कारण है बहुत ज्यादा सिंचाई, यानी कि अधिक सिंचाई। इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। बहुत ज्यादा सिंचाई करने से भूमि की जो शक्ति होती है वो धीरे धीरे नष्ट हो जाती है, तो ये बताया गया। तो बहुत ज्यादा सिंचाई कारण। अगला प्रश्न की ओर हम लोग चले, तो निम्न में से किस प्रांत में सीढ़ीदार यानी कि सोपानी खेती की जाती है? तो सोपानी खेती प्यारे बच्चों उत्तराखंड में की जाती है, उत्तराखंड में। और उत्तराखंड को यहाँ पे क्या लिखा गया? उत्तरांचल लिखा गया। तो ऑप्शन नंबर 2 इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर चले,
तो लिखा गया है भारतीय वन्य जीव अधिनियम किस वर्ष लागू किया। भारत में जो वन्य जीव अधिनियम लागू किया वो 1972 में 1972 में लागू किया गया था। ठीक है, 1972 में वन्य जीव अभियान नाम का एक जो है चलाया गया था, जिसमें वन्य जीवों को संरक्षित रखने के लिए जैसे टाइगर रिजर्व बनाया गया, बहुत सारे नेशनल पार्क बनाए गए। तो वो सब जो है कब किया गया, 1972 1972 के ईस्वी में। ठीक है, अगला प्रश्न बात करें कि कौन सी परियोजना सतलुज ब्यास बेसिन में जल विद्युत उत्पादन और सिंचाई दोनों में काम आती है। तो सतलुज ब्यास बेसिन में जो है जल के से विद्युत उत्पादन और सिंचाई दोनों के लिए जो आता है उसका नाम है ब्यास परियोजना। कौन सा, ब्यास परियोजना के द्वारा जो है वो काम किया जाता है। किसका, तो जल के से विद्युत का उत्पादन होता है और सिंचाई का भी। अगले प्रश्न की ओर चलें तो लिखा गया है दुनिया भर में जल की कमी किन कारणों से बढ़ रही है। ये जो पूरे दुनिया में जल की कमी हो रही है वो किन कारणों से हो रही है। तो सबसे पहले सूखा बहुत ज्यादा पड़ रहा है, बिल्कुल सही है। सिंचाई की बढ़ती मांग, खेती जो है बहुत ज्यादा बढ़ गया है तो उनसे भी जो है जल की कमी हो रही है। जल की व्यर्थ बर्बादी, बहुत ज्यादा बर्बादी होता है, जहां जरूरत है एक लोटे पानी का बहुत ज्यादा, एक बाल्टी पानी में नहाना है तो 10 बाल्टी पानी बर्बाद हो रहा है, तो वो जल की बर्बादी, व्यर्थ बर्बादी। तो इसलिए इनमें से सभी इसका प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न देखिए 25वां, बोला बेल्जियम में, जो आप लोग सत्ता की साझेदारी पहला चैप्टर पढ़ते हैं आप लोग पॉलिटिकल में, तो उसमें ही पहला चैप्टर में बेल्जियम में सत्ता की साझेदारी में 1950 और 1960 के दशक में किन भाषा के बोलने वाले समूहों के बीच तनाव बढ़ने लगा था। तो तनाव किसके किसके बीच बढ़ा था, फ्रेंच और डच के बीच। एफडी करा लो, कहते हैं क्या करा लो जी, एफडी करा लो, यानी कि फ्रेंच और डच के बीच जो है ये तनाव बढ़ने गया था। ठीक है, अगला है श्रीलंका में अधिकतर सिंहली भाषी लोग किस धर्म के मानने वाले हैं। तो श्रीलंका में जो सिंहली भाषी लोग हैं किस धर्म को मानने वाले हैं। तो श्रीलंका में भी जितने भी लोग थे सिंहली, वो बुद्धिज्म यानी कि बुद्धिस्ट धर्म को मानने वाले थे, बौद्ध धर्म को। ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने, लोकतंत्र के एक बुनियादी सिद्धांत के रूप में राजनीतिक शक्ति का स्रोत किसे माना जाता है। बोला गया है लोकतंत्र के जो है बुनियादी में जो है राजनीतिक शक्ति का स्रोत किसे माना जाता है, तो जनता को माना जाता है। जनता को इसलिए माना जाता है प्यारे साथियों कि अगर आप 5 साल में कोई सरकार वो काम सही से नहीं कर रही है, जनता पे अत्याचार कर रही है, तो अगले 5 साल में जो है जनता उनको बदल सकती है। ठीक है, अगला प्रश्न है सत्ता में भागीदारी की आवश्यकता कहां पड़ती है। यानी कि एक सत्ता है प्यारे बच्चों, उसकी साझेदारी या फिर भागीदारी की आवश्यकता कहां पड़ती है। तो लिखा है क्षेत्र, भाषा और जाति के आधार पर बंटवारे में पर समाज में, बिल्कुल सही है जी। अगला है क्षेत्रीय विभाजन वाले बड़े राज्य में। अब बड़ा राज्य है तो बहुत थोड़ा छोटा छोटा क्षेत्र में उसको डिवाइड करना पड़ेगा। प्रत्येक लोकतांत्रिक राज्य में, जितने भी लोकतांत्रिक राज्य या फिर देश है उनमें सत्ता का भागीदारी होना चाहिए, और इनमें से सभी, जैसे भारत में प्यारे साथियों सत्ता की भागीदारी कैसे है, तो एक तो केंद्र सरकार में बनती है प्रधानमंत्री पूरे देश के लिए, फिर इसके छोटा हर एक राज्य में जो है मुख्यमंत्री बनता है, हर एक जो है पंचायत स्तर पर जो है पंचायत समिति मुखिया। तो ये सत्ता की क्या की गई है, साझेदारी की गई है। ठीक है, अगला प्रश्न है निम्न में से किस प्रकार का टकराव आगे बढ़कर अक्सर हिंसा, राजनीतिक अस्थिरता का रूप ले लेता है। यानी कि कैसा टकराव है जो आगे बढ़कर हिंसा का रूप ले लेता है, हिंसा राजनीतिक अस्थिरता का रूप ले लेता है। हिंसा यानी कि लड़ाई झगड़ा, तो वो कैसा टकराव है, तो सामाजिक टकराव हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 29 का बिल्कुल सही जवाब, सामाजिक टकराव जो है, समाज में जो टकराव है उनके कारण। अगला है संविधान और विभिन्न स्तर की सरकारों के अधिकारों की व्याख्या करने का अधिकार किसे। यानी कि संविधान और जो विभिन्न तरह की सरकार है उनके जो अधिकार दिए गए उनको व्याख्या कौन करेगा। तो बहुत जगह आपको राष्ट्रपति देखने को मिलेगा, लेकिन इनका सही आंसर क्या हो जाएगा, कोर्ट को, न्यायालय को व्याख्या करने का अधिकार है। अगला है पुलिस, व्यापार, वाणिज्य, कृषि और सिंचाई जैसे महत्वपूर्ण विषय किस सूची के अंतर्गत आते हैं। तो ये सब प्यारे बच्चों राज्य सूची में आते हैं। बहुत सारे बच्चे इसमें ये लगा देंगे इनमें से सभी, लेकिन ये गलत हो जाएगा। ठीक है, इनमें से सभी देख के हर में नहीं लगेगा, हाँ कुछ कुछ प्रश्न में होता है। राज्य सूची के अंतर्गत पुलिस आता है, व्यापार राज्य सूची के अंदर, वाणिज्य राज्य सूची के अंदर, कृषि का काम राज्य सूची के अंतर्गत, सिंचाई भी राज्य सूची के अंतर्गत। शिक्षा जो है प्यारे बच्चों, शिक्षा यानी कि एजुकेशन जो है वो समवर्ती सूची में आता है। किसमें, समवर्ती सूची में आता है शिक्षा। ध्यान रखिएगा, शिक्षा किसमें आता है, तो समवर्ती सूची में आता है, यानी कि उसमें राज्य सरकार भी अपनी भागीदारी निभा सकती है, केंद्र सरकार भी निभा सकती है। आपको पता है कि टोटल 3 तरह की सूचियां होती है, एक तो संघ सूची, एक जो है राज्य सूची, और इन दोनों को जब मिला दिए तो इसको हम लोग कहते हैं समवर्ती सूची। कौन सूची, समवर्ती। राज्य संघ सूची में जैसे देश की रक्षा करना, जैसे सेना हो गया, सेना किसमें आ गया सर, सेना आ गया संघ सूची में। राज्य सूची में क्या आ गया,
पुलिस, जितने भी राज्य के पुलिस हैं सुनते होंगे, झारखंड पुलिस, बिहार पुलिस, महाराष्ट्र पुलिस, तो पुलिस अलग अलग क्षेत्र के हैं। समवर्ती सूची में कौन आता है? तो शिक्षा जो है समवर्ती सूची में आ जाता है। ये मैनुअली पूछा जाता है जो हमने आपको बताया। तो 3 तरह की सूचियां होती है। अगला प्रश्न देखें, केंद्र शासित प्रदेश वाले इलाकों का शासन चलाने का विशेष अधिकार किस प्रकार को प्राप्त है, किस सरकार को प्राप्त है? तो केंद्र सरकार, जितने भी यूनियन टेरिटरीज होती है उनमें केंद्र सरकार का जो है राइट होता है कि वो अपना अधिकार चलाएं। जैसे यूनियन टेरिटरीज में अभी लद्दाख है, जम्मू कश्मीर था, ठीक है पहले, अब जो है लक्षद्वीप है, ये सब जो है यूनियन टेरिटरीज पे अधिकार किसका होता है? तो केंद्र सरकार का। अगला है, जब केंद्र और राज्य सरकार से शक्तियां लेकर स्थानीय सरकार को दी जाती है तो इसे क्या कहा जाता है? देखिए, जब केंद्र सरकार अपना कुछ शक्तियां दे देती है और कुछ अपना राज्य सरकार शक्तियां दे देती है तो एक नई चीज का गठन होता है। जैसे पंचायत स्तर का हो गया, तो शक्तियों का जो है बंटवारा नहीं, शक्तियों को दे देना क्या कहलाता है? सत्ता का विकेंद्रीकरण। क्या हो जाएगा? सत्ता का विकेंद्रीकरण। ठीक है। अगला प्रश्न है, आर्थिक विकास के अंतर्गत सम्मिलित लक्ष्य है। अगर बोलें कि किसी देश का आर्थिक विकास जो है हो रहा है तो उसके अंदर क्या होना चाहिए? सबसे पहले रोजगार सभी आदमी को नियमित तौर पे मिलना चाहिए, स्वतंत्रता होनी चाहिए, बेहतर मजदूरी भी होनी चाहिए, और इनमें से सभी, इसलिए इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। अब कोई देश आर्थिक विकास, उसका विकास अच्छा है तो उनमें तो रोजगार तब होगा तब ना विकास होगा, बेहतर मजदूरी होगा, स्वतंत्रता होगा, तो इनमें से सभी। अगले प्रश्न की ओर बढ़े। 35वां नंबर सवाल यहाँ पे दे रखा है आपके सामने, कुछ इस तरह से है, लिखा गया है, भारत के किस राज्य में गरीबी का प्रतिशत सबसे अधिक है? देखिए, मैं अगर आपको बताऊं एनसीईआरटी यानी कि आपके बुक के अकॉर्डिंग अगर बात करें तो वो ओडिशा दे रखा है, ओडिशा, ठीक है। लेकिन इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 2023 के सूचकांक के अनुसार जो डाटा निकल के आया है उसके अनुसार भारत में जो है सबसे गरीब राज्य अब बिहार है। क्या हो जाएगा? बिहार। अब आंसर आपको कौन सा लगाना, तो मैं सजेस्ट करूंगा कि आप बिहार को ही टिक करोगे। किसको? बिहार को, क्योंकि अभी भी जो है ओडिशा कहीं कहीं दे देता है, कोई छत्तीसगढ़, लेकिन भारत का सबसे गरीब राज्य अब बिहार है। अगला प्रश्न चलते हैं। अगला, भारत में प्रच्छन्न बेरोजगारी की समस्या किस क्षेत्र में दिखाती है? प्रच्छन्न बेरोजगारी प्यारे बच्चों, छिपी हुई बेरोजगारी जिसको कहते हैं डिग्यूस्ड अनएम्प्लॉयमेंट, तो वो हम लोग किसमें देखते हैं? तो कृषि क्षेत्र में जो है छिपी हुई बेरोजगारी, जहां पे 2 आदमी का जरूरत है वहां पे 5 आदमी लग गया है और दिन भर जो है काम कर रहा है, क्योंकि काम उतना ही काम है और काम मिल नहीं रहा, तो उसी पे सब मिलकर कर रहा है, तो उसी को छिपी हुई बेरोजगारी कहते हैं। अगला, भारत किस वर्ग के देशों में आता है? तो कि भारत तो गरीब नहीं है जी, और जनसंख्या तो में भारत में कमी नहीं है, जनसंख्या तो बहुत ज्यादा। भारत तो अभी विकसित हुआ नहीं है, तो भारत में कौन सा है? निम्न आय है, लो इनकम वाला देश है। ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्न में से कौन अर्थव्यवस्था की विशालता को प्रदर्शित करता है? अर्थव्यवस्था की विशालता को कौन प्रदर्शित करता है प्यारे साथियों? तो जीडीपी, ग्रोस डेवलपमेंट जो होता है, ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट होता है, उसी को हम लोग जीडीपी बोलते हैं। तो ये जो है अर्थव्यवस्था के विकास को प्रदर्शित करता है। अगला, परिवहन, भंडारण, संचार, बैंक सेवाएं, व्यापार किस क्षेत्र की गतिविधियों में आता है? तो परिवहन हो गया, भंडार हो गया, संचार हो गया, बैंक हो गया, सेवा के क्षेत्र में आएगा, और सेवा किस में आएगा जी? तृतीय क्षेत्र में। तो इसका आंसर हो जाएगा तृतीय क्षेत्र, ऑप्शन नंबर 3। जैसे कृषि किस में आ जाएगा जी? कृषि जो है वो प्राथमिक क्षेत्र में, यानी कि जो उत्पादक है, जो किसी चीज का उत्पादन करे वो प्राथमिक में आता है, जैसे कृषि उत्पादक ही तो है। और जितना भी इंडस्ट्री चीज है, जैसे आटा का मिल हो गया, वो क्या कर रहा है? प्राथमिक चीज जो उपजाया हुआ है उसको वो फिर से विनिर्माण कर रहा है। आटा से उन्हें जो गेहूं से आटा बना दिया, तो ये किसमें आ जाएगा? इंडस्ट्रीज वाला जितना चीज वो द्वितीयक में। और जो सेवा देने का काम कर रहा है, जैसे ऑटो का ड्राइवर, ऑटो ड्राइवर सेवा दे रहा है, वो किसमें आ जाएगा जी? तो वो जो है तृतीय क्षेत्र में आ जाएगा। जैसे आपका हो गया बैंक कर्मी, किसमें आ जाएगा? तृतीय क्षेत्र में आ जाएगा। कपड़ा दुकान किसमें आ जाएगा? तृतीय क्षेत्र में। तो ये हो जाएगा। अगला है, कृषि क्षेत्र के श्रमिकों को किस प्रकार की बेरोजगारी पाई जाती है? कृषि क्षेत्र में जो है प्यारे बच्चों कैसी बेरोजगारी पाई जाती है? तो यहाँ पे अगर बात करें कृषि क्षेत्र में, तो सबसे पहले तो पाया जाता है प्रच्छन्न बेरोजगारी, जिसको हम लोग छिपी हुई बेरोजगारी कहते हैं, और एक कहते हैं अल्प बेरोजगारी। क्या होता है? अल्प बेरोजगारी, लो अनएम्प्लॉयमेंट। एम्प्लॉयमेंट ज्यादा होता है लेकिन लो एम्प्लॉयमेंट, इस ऑप्शन के अकॉर्डिंग, क्योंकि चक्रीय बेरोजगारी होगा नहीं, संरचनात्मक नहीं होगा, स्वैच्छिक तो कोई बेरोजगार है नहीं, तो अल्प बेरोजगारी इसका आंसर हो जाएगा। हालांकि इसमें छिपी हुई बेरोजगारी अगर रहता तो आंसर करेक्ट होता, बहुत ज्यादा छिपी हुई बेरोजगारी या फिर प्रच्छन्न बेरोजगारी। तो प्यारे साथियों, इस तरह से हम लोग प्रश्नों को देखें, और आपको उम्मीद है प्रश्न समझ में भी आया होगा। मैं आपसे पुनः रिक्वेस्ट करता हूं कि जो 40 प्रश्न हमने कराए उनको एक बार आप पुनः देखें और याद जरूर कर लें इन सारे प्रश्नों को। मैं आपको शुरू में ही बताया था कि जैक रैंकर्स नाम की एक कॉपी बनाइए, जिसमें यहाँ पे जो भी इस यूट्यूब चैनल पे कराया जा रहा है उनको आप जरूर कर लीजिए। साथ ही साथ प्यारे बच्चों, अगर आप व्हाट्सएप ग्रुप में नहीं जुड़े हैं तो 9835
146164 पे मैसेज कीजिए, या फिर नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया उन पे क्लिक करके व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड हो जाइए, ताकि जो भी अन्य वीडियो आती है उनका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। ये हमारा सोशल साइंस ऑब्जेक्टिव का पहला वीडियो था। सेकेंड वीडियो भी हम जल्द और भी ऐसे ही सब्जेक्ट के लाते रहेंगे, तो बने रहिए हमारे साथ, सब्सक्राइब कीजिए जैक रैंकर्स को और दोस्तों में शेयर करना नहीं भूलिएगा। धन्यवाद।